और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो साइट इंजीनियर्स हैं जब उनका एक्सपीरियंस 1 से 2 साल के बीच में पहुंच जाता है तो उनके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही रिलेट करते हैं उनके फील्ड से, यानी कि जो काम वो करके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन होता है हाउ टू रीड एंड क्रॉस चेक दी ड्राइंग्स, यानी कि आपको जो ड्राइंग मिली है साइट एग्जीक्यूशन के लिए आपको उसको कैसे चेक करना होता है। तो इसका जो आंसर आपको देना है, ऑल स्ट्रक्चरल एंड अदर ड्राइंग्स नीड टू बी रिव्यू या चेक विद द कंफर्मेशन ऑफ आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, यानी कि आपकी कोई भी स्ट्रक्चर की ड्राइंग है या फिर आपकी कोई अदर रिलेटेड ड्राइंग है तो आपको उसको जरूर कोरिलेट करना है या फिर क्रॉस चेक करना है आर्किटेक्चरल ड्राइंग के बेसिस पे प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ साइट वर्क, यानी कि काम को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपकी जितनी भी रिलेवेंट ड्राइंग्स होती हैं उनका जो बेस होता है वो आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स ही होते हैं। In the case of confusion in all dimension of drawings for layout or coordination purpose, always architectural drawing dimensions should be followed। तो यानी कि जो फाइनल होती हैं डायमेंशंस वो आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग की होती हैं, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ आपको। Why do we concrete slump test at site and how much layer are considered during the filling of स्लम कोन, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक साइट इंजीनियर के लिए, क्योंकि उसको साइट पे कंक्रीट कास्ट करानी होती है। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि जो हम स्लम टेस्ट करते हैं वो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए करते हैं, और वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर फ्लोरिंग ऑफ कंक्रीट इन फॉर्म्स, यानी जिसमें आपकी फॉर्म वर्क में अराउंड द रेनफोर्समेंट स्टील विदाउट एनी सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीड एंड इन इजी फ्लो मैनर, यानी कि जो कंक्रीट आपकी जो पोर होगी जो फॉर्म्स में या फिर रेनफोर्समेंट स्टील में, तो उसका सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम करते हैं स्लम टेस्ट, और उसका जो फ्लो रहेगा वो बहुत ही लेजी या फिर इजी फ्लो मैनर में रहेगा। दूसरा, स्लम टेस्ट इज एसेंशियली फॉर मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी और वेटनेस ऑफ द कंक्रीट। दिस टेस्ट are carried out the site work to check efficiency workability of fresh concrete। इस fresh concrete के वर्ड को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका जो टेस्ट है fresh concrete के लिए किया जाता है। To be used in construction works and greater assurance of water cement ratio, यानी कि जो उस concrete का water cement ratio है तो उसके लिए आपको एक greater assurance देता है। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है, इसमें अक्सर सिविल इंजीनियर्स गलती करते हैं, यानी कि जब भी आपकी जो स्लम की कोन जो फिल की जाती है वो हमेशा 4 लेयर में की जाती है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। लोग इसको 3 लेयर में बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल ही एक रॉन्ग आंसर होता है। तो आपको उसको ध्यान रखना है, कभी भी स्लम टेस्ट में आपकी कोन फिल की जाएगी तो उसकी आपकी 4 लेयर्स होंगी। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। तो मैं आपको बता दूं, एग्रीगेट मोस्ट ऑफ विच रिटेन्ड ऑन, जो आपकी सीव होती है 4.75 mm साइज के जो ऊपर रिटेन कर जाएगा, कॉल्ड एज कोर्स एग्रीगेट एंड इट अवेलेबल, यानी कि जो ये यूज होता है आपका 3 टाइप की कंडीशंस में अवेलेबल होता है जो हम जनरली यूज करते हैं। पहला होता है हमारा स्टोन एग्रीगेट, दूसरा होता है ग्रेवल और तीसरा होता है ब्रिक एग्रीगेट। तो ये 3 टाइप के हमारे कोर्स एग्रीगेट होते हैं, और जो हमारा 4.75 के ऊपर रिटेन कर जाता है उसको बोलते हैं हम कोर्स एग्रीगेट। अगला है हमारा एग्रीगेट मोस्ट ऑफ विच पासिस थ्रू 4.75 mm, यानी कि 4.75 mm से जो एग्रीगेट हमारा पास कर जाएगा इज नोन एज दी फाइन एग्रीगेट, उसको हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। और फाइन एग्रीगेट सेल कंसिस्ट नेचुरल सैंड, क्रस्ट सैंड, क्रस्ट ग्रेवल, सैंड स्टोन डस्ट और मार्बल डस्ट या फिर फ्लाई एश। तो ये बेसिकली हमारे फॉर्म्स होते हैं फाइन एग्रीगेट के। तो इस चीज को भी आपको जरूर ध्यान रखना है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला है हमारा, व्हाट इज द बुर्जीज एट सेट, व्हाट इज द पर्पस फॉर दैट। मेजनरी पिलर, यानी कि ये आपके एक छोटे से मेजनरी पिलर होते हैं टू सर्व एज द बेंचमार्क विल बी इरेक्टेड एट साइट
इज सुटेबल पॉइंट ऑफ द एरिया, यानी कि जब आपको लेआउट करना होता है तो आपको कुछ टेम्परेरी पिलर बनाने होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड एज बुर्जीज, shall be made to indicate the correct information of labels, यानी कि आप उस पर लेवल मार्क कर सकते हो, पॉइंट्स दे सकते हो किसके लिए, लेआउट के लिए, टू स्टार्ट ऑफ वर्क्स, यानी कि जब भी आपका काम स्टार्ट होता है तो आपको लेआउट पर्पज के लिए आपको ये बुर्जीज बनाने होते हैं। तो इसके बाद में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑल दी बुर्जीज आर क्लियरली विजिबल फ्रॉम दी मोस्ट ऑफ एरिया फॉर यूज साइड फंक्शंस, यानी कि बुर्जी ऐसी जगह पे बनानी चाहिए जहां से वो मेजरली, यानी कि जहां से ज्यादा उस बुर्जी का यूज किया जा सके। तो ये हमारा बेसिक पर्पज होता है बुर्जी को बनाने का। इसके बाद में जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज दी पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होती है और इसका पर्पज क्या होता है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट हैविंग थिकनेस अराउंड 75 to 100 mm to use makes it यूनिफॉर्म फ्लैट बॉटम सरफेस, यानी कि ये एक फ्लैट और एक यूनिफॉर्म लेवल क्रिएट करती है, यानी कि बनाती है अंडर दी फाउंडेशन टू कीप इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी सॉइल, आल्सो यूज फॉर मेकिंग पर्पज, लेआउट पर्पज के लिए। तो यानी कि जो पीसीसी है वो एक यूनिफॉर्म लेवल देती है आपको, जो उस पर रेनफोर्समेंट स्टील को प्लेस करना है या उस पर जो लेआउट की मार्किंग करनी है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लीन कंक्रीट, इसको हम लीन कंक्रीट भी बोलते हैं। और दूसरा में कि इसके बाद में जो इसके ग्रेड होते हैं हमारे, वो M5 से लेके M7.5 तक के ग्रेड जनरली केसेस में हमारे यूज किए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हमारा व्हाट इज द लिमिट ऑफ मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू यूज एज आरसीसी, यानी कि आरसीसी को ग्रेड करने के लिए हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए। देखिए हमारा आईएस कोड में डिफाइन है, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट लोअर देन M15 आर नॉट टू बी यूज्ड एज रेनफोर्समेंट कंक्रीट वर्क्स, यानी कि M15 के नीचे की कोई भी कंक्रीट आपकी एज आरसीसी कंसिडर नहीं की जाती है, यानी कि M15 या फिर उससे ऊपर की जितनी भी कंक्रीट होगी वो आपकी आरसीसी के काम में कंसीडर की जाएगी। इसके अलावा मैंने एक चीज और लिखी हुई है, यानी कि जो आपकी पोस्ट स्ट्रेस्ड या फिर आपकी जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होती है तो उसमें भी आपकी जो मिनिमम लिमिट है वो M30, यानी कि लोअर देन M30 के नीचे कोई भी कंक्रीट आपकी इन केसेस में यूज नहीं होती है, यानी कि प्री स्ट्रेस या फिर पोस्ट कंक्रीट के केस में या तो आपकी M30 या फिर उससे ऊपर की ग्रेड ही यूज की जाती है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड गाइडलाइंस। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इन दी कंक्रीट ग्रेड व्हाट रेफर्स एम एंड दी नंबर्स, यानी कि हम जैसे पढ़ते हैं M15 M20, तो M की डेफिनेशन क्या है और 15 या फिर 20 की डेफिनेशन क्या है। इन द डेजिग्नेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स M रेफर्स टू दी मिक्स, यानी कि ये मिक्स को डोनेट करता है, एंड द नंबर टू स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए 150 mm साइज ऑफ क्यूब, यानी कि इसको आपको प्रॉपर बताना होता है 20 mm को, ये आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 150 mm के क्यूब के साइज की एट 28 डेज पे। तो जो की एक पूरी डेफिनेशन है इसके नंबर को एक्सप्लेन करने की, और यही आपको बताना होता है एक प्रॉपर वे में। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ बाइंडिंग वायर फॉर रेनफोर्समेंट स्टील एंड व्हाट इज द डाया प्रिफर्ड फॉर बाइंडिंग वायर यूज फॉर बाइंडिंग फॉर रेनफोर्समेंट बार्स या फिर स्टील। The binding wire is used to tie the steel bars at every intersection with two strands, यानी कि अगर आपको कभी भी रेनफोर्समेंट स्टील को बांधना है तो उसमें जो वायर यूज होगी है तो वो आपकी डबल वायर यूज होगी, और ये आपकी एनिड स्टील और वायर होती है हैविंग डाया 0.9 to 1.6 mm थिकनेस का डाया होता है, जो कि डिपेंड करता है डाया और बार। जनरली वी यूज हैविंग 16 गेज वायर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1.6 mm फॉर बाइंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी इंटरव्यू के लिए, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सिल्ट कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट। तो इसका भी जो आंसर है, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सिल्ट इन सैंड शैल नॉट एक्सीड 8% बाय द मास, यानी कि 8% से आपका सिल्ट कंटेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए फाइन एग्रीगेट में। किस केसेस के लिए, नेचुरल सैंड, क्रस्ट सोन और आपका क्रस्ट ग्रेवल के केस में।
तो यानी कि इसकी जो लिमिट है आपकी 8% है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फॉर्मवर्क शटरिंग, डिफाइन विच टाइप ऑफ फॉर्मवर्क जनरली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स। यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि जो फॉर्म वर्क है वो क्या होता है और ये कितने टाइप से अवेलेबल होते हैं। फॉर्म वर्क इज ए टेम्परेरी फॉर्म्स और मोल्ड रिक्वायर्ड टू फॉर्मिंग दी कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट को किस फॉर्म में कास्ट करना है तो उसका जो आपका मोल्ड बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्म वर्क। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। यानी कि पहला है आपका कन्वेंशनल फॉर्म वर्क, यानी कि जो आपकी वुड प्लाई और जो आपके पैटर्न्स को जो यूज करके हम शटरिंग को यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल फॉर्म वर्क। इसके बाद में जो आपका एमएस स्टील, यानी कि जब आपका एमएस की स्टील या फिर एंगल्स या फिर जो उसके प्लेट्स को यूज करके जो भी फॉर्म तैयार किया जाता है तो वो होता है आपका एमएस स्टील फॉर्म वर्क। और तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम फॉर्म वर्क, यानी कि माइवान, आपने सुना होगा, तो वो बेसिकली आपका एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क होता है। तो जनरली हमारे यही 3 टाइप के फॉर्म वर्क यूज होते हैं। इसके बाद में अगला है हमारा व्हाट इज आईएस कोड, यानी कि आईएस कोड के बारे में जरूर पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ। आईएस कोड्स आर रिसोर्स गाइडलाइंस स्पेसिफाइड इन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस फॉर ऑल सिविल इंजीनियर्स टू गेट द स्पेसिफिक एंड राइट नॉलेज फॉर न्यू बाइज, यानी कि जो फ्रेशर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एज वेल एज प्रोफेशनल्स फॉर गेटिंग द राइट टेक्निकल अप्रोच, यानी कि एक सही टेक्निकल अप्रोच को नॉलेज लेने के लिए, एंड दी वे फॉरवर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन फील्ड, यानी कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपको कैसे काम करना है। तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन होती है हमारी आईएस कोड की। आईएस कोड्स प्रोवाइड दी वास्ट टेक्निकल इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर ऑल सेगमेंट, जैसे कि मटेरियल्स, प्रोसीजर, गाइडलाइंस एंड मच मोर फॉर many type of projects work such as buildings, road, steel structure in all type of sorts। तो ये बेसिकली आपकी डेफिनेशन है एक आईएस कोड की। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, यानी कि इसमें लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज एडमिक्सचर। एडमिक्सचर को आप ऐसे समझिए, द कॉमन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट आर सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड वाटर। इन चारों के अलावा, यानी कि जो मैं नीचे लिख रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम एबव, यानी कि इन चारों के अलावा there any kind of material added to the concrete as fifth ingredients called as admixture, यानी कि इन चारों के अलावा अगर आप कोई भी चीज उसमें यूज करते हैं कंक्रीट में तो वो आपका एक एडमिक्सचर होता है। एज इट इज कुड बी फ्लाई एश, सिलिका फ्यूम्स, केमिकल्स एटसेट्रा, वो कुछ भी हो सकता है। यानी कि इन चारों के अलावा अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हैं तो वो आपका एक एडमिक्सचर होता है। इसके बाद में जो ऑटो लेवल मशीन जो हम जनरली साइड पे यूज करते हैं, तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग रीडिंग इन स्टाफ, यानी कि जो रीडिंग जो हम स्टाफ में पढ़ते हैं उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, वो होता है हमारा 5 mm का। तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद में जो बहुत ही एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हाउ मच कैम्बर विल बी प्रोवाइड इन स्लैब एंड बीम ड्यूरिंग शटरिंग वर्क्स, यानी कि जब हम कभी स्लैब की शटरिंग लगाते हैं तो उसमें हमें कितना कैम्बर प्रोवाइड करना होता है उसके सेंटर में। तो अकॉर्डिंग टू सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन, यानी कि सीपीडब्ल्यूडी क्या कहता है, द कैम्बर फॉर बीम एंड स्लैब शैल बी 4 mm पर मीटर, यानी कि अगर आपकी जो स्लैब की स्पैन अगर 1 मीटर की है तो उसमें आपको 4 mm का कैम्बर प्रोवाइड करना है। अभी मैं इसका एग्जांपल भी समझाऊंगा। तो यानी कि इसका जो रेशियो है 1 to 250 इन स्लैब एंड बीम्स। एग्जांपल है 5 मीटर की स्पैन के लिए 5 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 5 मीटर की आपकी स्पैन है तो 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यानी कि उसकी स्लैब में जो कैम्बर दिया जाएगा वो आपका 20 mm का दिया जाएगा उसके सेंटर पे। बट लेकिन कैंटिलीवर स्लैब और बीम्स द कैम्बर आर फ्री एंड, यानी कि उसका जो आउटर एंड होगा फ्री एंड, उसके बीम से जितना वो प्रोजेक्टेड हो रहा है शैल बी 1 डिवाइड बाई 15th ऑफ द प्रोजेक्टेड लेंथ। मीन 1 मीटर प्रोजेक्शन के लिए अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 20, यानी कि 1000 mm को मैं डिवाइड बाई 50 से करूंगा तो मेरा आएगा 20 mm। तो वही मैंने 20 यहाँ पे लिया हुआ है, तो 1 मीटर के लिए 20 mm है, जस्ट उसी अकॉर्डिंग 2 मीटर के लिए आपका 40 mm हो जाएगा। तो ये बेसिकली मेथड होता है आपके कैम्बर को प्रोवाइड करने का। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच आईएस कोड फॉर बीबीएस, यानी बीबीएस के लिए आपका कौन सा आईएस कोड फॉलो किया जाता है, वो है आपका आईएस 2502। आई होप गाइस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि यानी कि जो आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके साइड इंजीनियर से रिलेटेड हैं, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस 1-2 साल का जब इनको एक्सपीरियंस
हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।